दोस्तों नमस्कार। आज जो है शानदार जगह बैठे हैं नेचर की छाँव में, तो हमने सोचा डिस्कस कुछ कर लें जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे मन में भाव आया कि एक तरफ पूरे देश में ये बताया जा रहा है कि नैनीताल में बहुत बड़ा तांडव हो गया। वहाँ पर जो एक उस्मान नाम के व्यक्ति के द्वारा एक 7 साल की बच्ची का जो है रेप किया गया, वो दुर्दांत घटना है, राक्षसी घटना है, और जिसको लेके समाज के लोग डरे हुए हैं, यहाँ आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सर्व शांति में अभी हम बैठे तो हमें महसूस हुआ हम तो बड़े सुकून में है, तो इस विषय के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। क्यों विनोद? ये हमारे साई जी हमारे साथ है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, मेरा विचार तो बहुत ही सादा सरल रहता है हमेशा। मैं चाहता हूँ जीवन को हम एक सरल दृष्टिकोण से देखें, जिससे कि कोई भी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, लोग ज़्यादा उनको दिमाग खपाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि समाज जो है ये बहुत बड़ा समाज है हमारा। यहाँ भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति के उनके व्यवहार हैं, उनके आचरण हैं, उनके मान्यताएं हैं, उनका मत मजहब रिलीजन। मगर जो भी है ये गलत तो हुआ ना? नहीं, गलत तो देखिए बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, केवल गलत नहीं हुआ है, उसके कारण हैं कई। पहली बात तो ये है कि जब हमारे देश में या हमारे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं हों जहाँ पे एक नारी का जो है जीवन बर्बाद करने वाला, और उसमें भी कोई नारी कहाँ, उसमें भी वही मैं बताने वाला था, सैसव काल में है। हाँ, तो उसमें भी यदि कोई छोटी बालिका है जिसके ऊपर अत्याचार हो गया, बलात्कार हो गया, तो इससे जघन्य अपराध तो मेरी दृष्टि में बहुत कम ही होंगे। यस, तो ये लगभग टॉप ऑफ द लिस्ट ऐसे क्राइम्स में आता है। देखो हमारा तो बड़ा खून खोलता है जब इस तरीके के अपराध सुनते हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि भाई ऐसे लोगों, ये दुर्दांत लोगों के जो है जो गुप्तांग है उनको काट के जो है और मिर्च लगाई जाए इनके ऊपर, और बीच चौराहे पे इनको टांग दी जाए, और ये उदाहरण होने चाहिए। शासन प्रशासन कानून जब सजा देगा देगा, पर ऐसी भी करने की ज़रूरत है। क्या मानते हैं आप? देखिए, रोष तो सभी में है, मुझ में भी है, आप में भी है, सभी लोगों में है। मैं ये समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ जहाँ पर होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रेंट भी होना चाहिए। भावनाएं हमारी उमड़ती हैं। देखिए कब तक 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, राइट ना? आज घटना होती है, उस घटना के साक्ष्य जुटाते जुटाते फैसले आते हुए 15 साल हो जाते हैं। बिल्कुल गलत। 15 साल में है, अब वो 72 साल का व्यक्ति क्या 15 साल जिंदा रहेगा? और ना, वो तो चला गया जिसने अपराध किया, तो सजा क्या मिली? हाँ, तो समस्या यहाँ पर है। समस्या यहाँ है कि हमारे देश में न्याय नहीं मिलता, और जिस देश में न्याय नहीं मिलता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उस देश में रहना नहीं चाहिए, उस राजा का राज छोड़ देना चाहिए। तो राजा के लोगों को पकड़ो, इसका मतलब आपका जो राजा न्याय न दे पाए, ऐसे राजा के राज में नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारे तो भाई देखिए, दो बातें हैं। राजा के राज में नहीं रहना चाहिए ना, जनता तो रहेगी, राजा बदलेगा। हाँ, अब तो क्योंकि हम राजशाही में नहीं है, अब हम लोकतंत्र वाले सिस्टम में हैं, तो यहाँ राजा होता ही नहीं, वैसे नहीं होता। पर राजा के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री है। हाँ। तो मुख्यमंत्री का जो अभी राज चल रहा है, जो शासन चल रहा है, इसका मतलब उसमें नीतियां नहीं बन पा रही, जिस कारण से बेखौफ हो गई इस तरीके के लोग। और हमने देखा जो माहौल अभी नैनीताल का ख़राब किया है, जिससे वहाँ का पर्यटक जो है बुरी तरह ख़त्म हो गया। हज़ारों हजार लोगों के पेट में लात मरने वाली है, भुखमरी होने वाली है। तो इसके पीछे की वजह आप किसको मानते हो? कौन गुनहगार है? एक तो गुनहगार है जिसने बलात्कार किया, बलात्कारी है, जो राक्षस है। मगर उसको पकड़े जाने के बाद वहाँ का टूरिज्म खत्म करने के पीछे किसको आप मानते हैं? देखिए, कभी भी इस प्रकार की घटना जब होती है तो समाज में रोष पैदा होता है। अब जो समाज की व्यवस्था को चला रहे हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो रोष को इतना ना फैलने दे कि पूरा व्यवस्था जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाएं। दोषी किसको मानते हो? दोषी शासन को, व्यवस्था को। हाँ, क्योंकि मैं इसमें इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ ना, देखो अंकिता भंडारी हत्याकांड इस राज्य का सबसे बहुचर्चित हत्याकांड है, जिसमें एक बिटिया के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गई।
और हत्या के पीछे ये नहीं कि सामान्य लोग जुड़े हुए थे, बड़े बड़े नाम निकल के आए हैं। और यहाँ अभी अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसके घर में बुलडोजर चलाने की बात आ रही है। मगर अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमने देखा साक्षियों को मिटाने के लिए बुलडोजर तो चला, मगर अपराधी पुलकित आर्या, अंकित आर्या, उसके पिताजी की किसी भी संपत्ति पे एक मतलब ये समझिए थोड़े तिनके के बराबर भी डैमेज नहीं हुआ। तो ये दोहरापन क्यों? क्योंकि यही नेचर है हमारे राजनीतिक पार्टियों के लोगों का, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप जानते हो कि भारत में वीआईपी कल्चर इन नेताओं के द्वारा चलता है। सामान्य आदमी के लिए रूल अलग हैं और वीआईपी के लिए रूल अलग हैं। अब आपको बताऊं, आपकी जानकारी में होगा, जिस दिन ये नन्ही कली जो है, नन्ही बच्ची जो है हल्द्वानी, वो नैनीताल की, उसके साथ ये घटना हुई और निकल के सड़कों में लोग आए, ठीक उसके एक दिन बाद हल्द्वानी के डहरिया क्षेत्र में रहने वाली एक बटाईदार की बच्ची जो झोपड़ी में रहती है, रात को 2 बजे के रात के 12-1 बजे रात को झोपड़ी से उठा के ले जाता है एक व्यक्ति, गणेश नाम का व्यक्ति, और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। खेत में चिल्लाती चीखती है, लोग आने लगते हैं तो वो वापस नग्न अवस्था में उसको छोड़ के भाग जाता है। वो भी 5 साल या 7 साल की है। अब समझिए, एक तरफ एक बच्ची के लिए सड़कों में जनता आ गई और दूसरी तरफ उसकी एफआईआर भी लिखने को थाना इंचार्ज तैयार नहीं। जब थाना इंचार्ज ने पहली दिन एफआईआर लिखी है, उसमें लिखा है अपहरण की घटना। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, आपने एक वाक्यांश कहा कि जनता सड़क पे आ गई। मैं उसको थोड़ा सा अमेंड करना चाहूँगा। जनता सड़क पे नहीं आई, जनता को बहका के फुसला करके कुछ संगठनों के लोग लेके आए। उन्होंने उनकी आहत मन को और आग लगाई और पेट्रोल डाला उसमें, और वो उनको लेके तो क्या फिर ये संगठन के लोग समाज के नहीं है? क्या इनको दिखता नहीं समाज के सभी लोग जो है न्याय के लिए बात करनी चाहिए? क्या न्याय एक तरफा होगा? क्या इसी समुदाय के लिए न्याय होगा? क्या हिंदू बच्चे का साथ गलत हुआ तो तब न्याय होगा, या मुस्लिम लोगों के साथ अन्याय हो गया तो मुस्लिम के लोग इकट्ठा होंगे उनके साथ? ऐसे तो जिस राज्य में हिंदू की संख्या ज़्यादा होगा वो बढ़िया रहेंगे, जिस राज्य में मुस्लिम या ईसाइयों की जनसंख्या बढ़िया रहेगी वो मज़े में रहेंगे। देखिए, होना तो नहीं चाहिए ऐसा, न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं होता ऐसे ही है। अब आप कश्मीर में चले जाओ तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, पूरा कानून व्यवस्था उनके हिसाब से चल रही है। भाई साहब, अभी बता रहा हूँ, अभी बनबसा में एक लड़की के साथ 4 लड़कों ने रेप किया, कोर्ट जाने के बाद एफआईआर हुई। पिछले 2 हफ्ते पहले हल्द्वानी के मुकानी क्षेत्र में 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा बैंकेट हॉल में एक लड़के ने बुलाया, और हिंदू लड़के पिथौरागढ़ के रहने वाले बच्चे हैं, वो आंसू कुछ उनका नाम है लड़कों का, और 3 लड़कों ने उसके साथ रेप किया। क्या ये जो विशेष संगठन के लोग हैं वो सड़कों में आए ना? तो मेरा जो परिदृश्य है, मेरी दृष्टि है, मेरा मानना कि भाई अपराधी को अपराध की नज़र से देखा जाए, बच्चों को बच्चों की नज़र से देखा जाए। यदि अपराध में हम धर्म लेके आ गए, जाति लेके आ गए, समाज लेके आ गए, तो न्याय कहीं ना कहीं दब जाएगा। नहीं, देखिए, न्याय करने वाले जो न्यायाधीश हैं, ये जो सिस्टम है हमारा, इसमें जब भी ये लोग किसी भी मैटर को देखते हैं तो उसमें वो कॉजेज़ की ओर भी जाते हैं कि ये अपराध हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे इंटेंशन क्या थी। तो यदि उस इंटेंशन में कोई धर्म का एंगल है तो उसको अवश्य देखना पड़ेगा, आप उसको भी नकार नहीं सकते। जैसे कि अभी कश्मीर में घटना घटी, वो धर्म पूछ करके गोली मारी गई, तो अब आप उसमें ये तो नहीं कहोगे कि ये सामान्य अपराध है? नहीं, वो तो धार्मिक अपराध है। धार्मिक उद्वाद फैलाने के मजहबी अपराध है वो धर्म युद्ध है। हाँ, तो उसी तरीके से यदि यहाँ पर कोई धर्म का एंगल होता, यदि उस जिहादी ने या उस मुसलमान ने यदि किसी इस एंगल से जो है कोई बलात्कार या कोई अत्याचार किया है, तो उसमें जरूर उसके आप मजहब को पॉइंट आउट करें। भाई साहब, एक महीने पहले नहीं किया है, 1 महीने पहले की याद आपको दिलाओ। अगर ये सामान्य मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति का बलात्कार है तो फिर उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई वो विकृति तो होगा। हाँ। एक 72 साल का आदमी जब विकृत मानसिकता का है तभी तो बच्चे को गलत नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल ठीक बात। क्या आपने अभी 1 महीने पहले रुद्रपुर का एक पार्षद जो है उसने एक बच्चे के साथ रेप किया, एक लड़की का रेप किया, क्या उसके लिए सड़कों पे लोग आए? अभी शर्ट की कहानी आपको बताऊं, क्या शर्ट में नाबालिग लड़की के साथ रेप नहीं किया बोरा नाम के लड़के ने? भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष था। क्या शर्ट में, और इधर चंपावत में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने जो है किसी बच्ची का रेप नहीं किया? सारे अखबारों में बड़ी बड़ी कटिंग है। तो उस समय ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब अपने लोगों के ऊपर अपने लोग ही अन्याय करते हैं।
तब इनके मुंह में दही जम जाता है। तो क्यों फिर भैया? आप समझने का प्रयास करिए कि जो ये लोग हैं उनकी आकांक्षाएं होती तो हैं इसका कि मतलब ये हम बड़े नेता बने, इसका मतलब ये न्याय बड़े न्याय के नेता लिए बने। लड़ रहे। जो छोटा नेता जितना ज्यादा जनता को अपने साथ ला करके अपने पीछे दिखा करके फोटो खिंचवा लेगा, इस बात को आप एग्री वो कर रहे उतना बड़ा हैं? नेता बनेगा। इसके बाद ये इस बात को आप एग्री कर रहे हैं? इनका न्याय अन्याय से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड है, इनका दोहरे मापदंड। इनका जो है 100% वो उस बच्चे के पीछे के जो संवेदना है, वो संवेदना से कोई मतलब नहीं है। संवेदनाएं नहीं है, ये प्री प्लानिंग तरीके से अपने आप को चमकाने अपने आप को चमकाने के लिए। तो इस चमकाने में जो समाज का जो लोगों का अहित होगा, जैसे मैंने अभी नैनीताल की बात बताई, नैनीताल में लोग जाने से डर रहे, वहाँ का व्यवसाय चौपट हो रहा है। तो उस चौपट व्यवसाय के पीछे कौन खामियाजा जो भुगत रहे हैं, उसको किसको दंडित किया जाए? देखिए, दंडित किया जाए आपके कहने से नहीं होगा ना, क्योंकि दंडित करने वाला जो है वो है व्यवस्था, वो है सिस्टम। अब जब सिस्टम पर ही ऐसे लोग सवार हैं जिनके अपने लोगों ने वो सारा प्रपंच रचा है, तो उनको दंडित करेगा कौन? और सबसे बड़ी मजे की बात ये समझ में मेरी नहीं आ रही है, राज्य में जब कोई घटना घटित होती है तो उसका सारा ठिकरा पक्ष में जो बैठी मुख्यमंत्री होते हैं उसके ऊपर फोड़ा जाता है, विपक्ष सड़कों में होता है। पर मैंने देखा इस बीच में भाई जो बेटा है, जिनका राज चल रहा है, जिनकी सत्ता राज्य में चल रही, वही सड़कों में है। तो इसको क्या माना जाए? क्या वही पक्ष वही विपक्ष है? तो फिर यहाँ पर विपक्ष कहाँ है? विपक्ष हो रहा है, विपक्ष को कोई मतलब ही नहीं है। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि विपक्ष को लगता है कि अब वो सरकार में आने वाले नहीं है, तो मेहनत क्यों करनी। आप समझिए, विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है आज की डेट में, चाहे वो भारत पूरे देश की बात हो या चाहे हमारे उत्तराखंड की बात हो। विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि वो उनको प्रत्याशी नहीं मिलते चुनाव लड़ने के लिए। वो चुनाव लड़ते भी है तो मजबूरी में कई बार ये लड़ना पड़ता है। देखिए भाई साहब, हम पहाड़ी हिंदुओं की बात करते हैं, मगर हमारे पहाड़ी हिंदू कहने में हमारे दिमाग में कभी भी किसी के प्रति छल कपट नहीं है। हम कभी भी अगर किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ अन्याय अगर होगा, हमें स्पष्ट दिख रहा है ये बाहर का व्यक्ति है, ये बाहरी व्यक्ति है, मगर इसके ऊपर जबरदस्ती दबाव करके इसकी वहाँ माँ बेटियों पे नज़र डाली जा रही है, जबरदस्ती इसको मारा जा रहा है, तो मैं तब भी न्याय के साथ खड़ा रहूंगा, तब भी मैं अन्याय नहीं करूंगा। ये मेरा मानना है। जिस तरीके से केवल आपका नहीं, वो हर पहाड़ी हिंदू का मानना है, क्योंकि हम गोलजू के भगत हैं। न्यायकारी देवता के भगत अन्यायकारी कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। बहुत सही बात। तो ये हमारा मानना। भाई कल परसों भी मेरे को कई लोग मिले थे, बोले क्यों नैनीताल नहीं जा रहे हो? मैंने कहा क्यों भाई? बोला अरे तुम तो पहाड़ी हिंदू कहते हो, वहाँ तो हिंदू। मैंने कहा गलत, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। हम तो कह रहे हैं हल्द्वानी में जितनी घटनाएं आ रही है, आए दिन घटना हो रही है, उनके पीछे कौन खड़ा हो रहा है? कौन खड़ा हो रहा है उनके पीछे? कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये छद्म हिंदू है इनका, बिल्कुल 100%। ये अचानक जागता है इनका, और वहीं पर जागता है समस्या। इसमें ये भी है ना, समाज में अन्याय क्या होता है तब ये जागता है। या तो ये वाकई में हिंदुओं का हित कर रहे होते ना, तब तो हमें लगता कि अच्छा चलो हिंदुत्व वाले भी हैं। ये केवल बातों में जो है शगुफे छोड़ते हैं, हवाई किले बनाते हैं, हवाई फायर करते हैं। तो यदि इससे, तो मुझे तो नहीं लगता कि हिंदुओं का कोई भला हो सकता है। ये हिंदू छद्म हिंदू मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी इन्होंने जो है महिला आयोग में दर्जा राज्य मंत्री किसको बनाया बताइए? आपको मालूम है? सायरा बानो। मैंने सोशल मीडिया पे डाला था। एक तरफ ये कहते हैं मोमडन गलत होते हैं, दूसरी तरफ इस मुद्दे पे कहते हैं मुस्लिम जो है महिलाओं पे गलत नजर डालते हैं, और मुस्लिम को ही महिला आयोग के उपाध्यक्ष बना दिया। मैंने पूछा भी था कि जिसको आपने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है, उसको बनाने से पहले एक बार पूछ लेते कि क्या वो लव जिहाद को मानती भी है कि नहीं मानती है। अब दूसरी बात, क्या अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम आते हैं? सिर्फ मुस्लिम आते हैं क्या इस राज्य में अल्पसंख्यकों में? ये तो भारत की पुरानी रीति है। अगर कांग्रेस के समय से अब भाजपा में अल्पसंख्यक का अर्थ केवल और केवल मुसलमान माना जाता है। नईम नवाब कौन है? मजहर नईम नवाब कौन है? अल्पसंख्यक आयोग का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है इनका, है ना? तो अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम आते हैं क्या? तो इसका मतलब ये छद्म हिंदू, ये सेकुलर है। हाँ, ये बहुत बढ़िया सेकुलर है, क्योंकि सेकुलर भी नहीं, ये सिक्युलर है, सिख है, बीमार है। ये सिक्युलर है, बीमार मानसिकता है। और ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए सारे मुस्लिमों को, सारे ईसाइयों को अपनी गोद में बैठाते हैं,
और उनकी खाते हैं, उनके घरों में जाके सब मीट मांस जो चीज में अपराध कहते हैं वो करते हैं। ये मैं बताता हूँ आपको एक मजे की बात, शायद आपको नहीं पता होगी। यहाँ पर या कहीं भी जो हमारे रूलिंग पार्टी है, जो ये तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग हैं, इनके जो छुटवैये नेता हैं, जो छोटे स्ट्रीट लेवल के या एक क्षेत्र लेवल के जो नेता हैं, ये बहुत हिंदू करते हैं। कुछ बनाया उसको, शादाब अहमद इनका प्रदेश प्रवक्ता रहा है अभी है वो। पर जो इनके बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, आप उनके विचार, उनके क्रियाकलाप, उनकी बातें यदि आप देखेंगे तो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, 180 डिग्री का डिफरेंस है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बहुत बारी सुनेंगे कि भाई ईसाई धर्मांतरण हो रहा है, हमने धर्म विरोधी कानून बना दिया है। ऐसा सुना है ना आपने? उत्तराखंड शायद पहला स्टेट था या ऐसा कुछ था कि जिसने जो है धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, लेकिन वो कानून ने आज तक कुछ किया? अरे कुछ तो छोड़ो, कोई डेटा इन्होंने आज तक पेश नहीं करा, कई वर्ष हो गए। नहीं, मैं एक जो मैं फैक्ट आपको बताना चाह रहा था वो सुनिए, गिव मी 10 सेकंड। यही वो बीजेपी है जिसने नॉर्थ ईस्ट में एक अपना राजनीतिक पार्टी का एक सेल, एक प्रकोष्ठ बना रखा है, मिशनरी प्रकोष्ठ, यानी कि धर्मांतरण करने वालों का प्रकोष्ठ बीजेपी चलाती है। और ये मैंने सोशल मीडिया पे बाकायदा उनके फोटोग्राफ और वो पूरा शेयर कर, यही बात आपसे जोड़ना चाह रहा था। डबल स्टैंडर्ड। देखिए मैं यही बात, आपने बनाया धर्मांतरण कानून, क्या उसमें साफ लिख दो ना मुस्लिम धर्मांतरण कानून, ये लिख दो ना। आप ईसाई, कोई हिंदू ईसाई बन रहा है, तुम चुप हो। अरे वहां मिशनरी सेल चला रहे हैं। सिख धर्म की बात करते हैं आप, सिख धर्म वालों के लिए तुम कहते हैं हिंदू सिख ईसाई एक हो और मुस्लिम अलग हो। तो ये मतलब क्या कहा आपने? ये सिक्युलर है। हाँ, सिक्युलर है, सिक्युलर है, यानी ये बीमार है, बीमार मानसिकता वाले। सेकुलर भी नहीं है। नहीं, ये सिक्युलर है, बिल्कुल राइट वर्ड आपने। मूलतः एक अच्छे लिबरल विचारों वाला व्यक्ति है, लिबरल विचारों वाला समाज है हमारा। अरे छोड़ो यार, मैं अभी गिना दूं, उसको सिख कर दिया। देखो वीडियो में गिना दूं, वीडियो में गिना दूं, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, पर मैं फिर गिनाता नहीं हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ। गिनाओ। जो ये सनातन 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 करके बात कर रहे ना, ये सारे सनातन के लोग सुबह तिलक ताजन लगाता नहीं पूरे, रात को दारू पीते हैं, मुर्गा खाते हैं। ठीक है, तो फिर अरे यार, सबसे पहले तो खुद स्वस्थ बन जाओ ना अंदर से यार। तुम्हारी मनोदशा तो वहीं पर खराब हो गई ना। यदि मैं साधना करता हूँ, मैं बाबा हूँ, तो मुझे साधना सीखनी चाहिए और मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरी आइडेंटिटी है तो लोग मानने को तैयार होंगे। अब सबको पता है ये दिन भर तो हिंदू हिंदू सनातन सनातन की बात करता है, मगर रात को चाहिए इसको, रात को ये खबीरे खा रहे। तो देखो ऐसा है, और जानवरों में किसी को नहीं छोड़ रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे। अब गौ माता को राज्य माता का दर्जा तो हम कह रहे हैं तुम्हारी बस की बात नहीं है, राष्ट्रमाता बना पाओ तुम। 14, 18, 11 सालों से बैठे हो, मगर उत्तराखंड को हिंदू बहुल राज्य आप कहते हैं। गाय हमारी माता के रूप में यहाँ पर हम पूजनीय है। हमारे पहाड़ी हिंदू बचपन से, जब से यहाँ बसे हैं, तब से गौ माता को हम मानते हैं। हमारे गौ माता से शुरू होती है कहानी और गौ माता पे ही ख़त्म होती है। बिल्कुल ठीक। तो गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए कोई सड़कों में नहीं है और कोई जो है उसके लिए आंदोलन नहीं चलाते हैं, मगर मुँह से जरूर बोलेंगे। ये जितने भी गाय बचाने के लिए ये इन्होंने अपने ठिये खोल रखे हैं ना, ये अब मैं फिर नाम खोल दूंगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एक बार मैं देखा मुखानी थाने पे कुछ लड़के खड़े थे, बहुत सारे साल, आप 5 साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उनने पिकअप को रोका तो वहाँ पर उसमें बैल निकल गए। मैंने सोचा गाय ले जा रहा होगा, और बैल निकल गए, और बैल भी वो खरीद के ले जा रहा था और उसकी पर्ची भी निकल गई। तो मैं आया वहाँ से, इनने कहा हरदा कहाँ यार, रुको। उन्होंने कहा यार काम बेकार हो गया आज हमारा। क्या हुआ? अरे यार बैल ले जा रहा, वो भी खरीद के ले जा रहा। मतलब यदि उसके बाद पर्ची नहीं होती, वो कूटा जाता, ये तो मोदी जी ने कह दिया कि गौरक्षक नहीं गुंडे हैं। बताओ, ये मोदी जी ने कहा। हाँ, मोदी जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे भाई बंधु है,
बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। अरे ज्यादातर अच्छा ही काम कर रहे हैं। गौरक्षक जो करते हैं ना, अपनी जान पे खेल के करते हैं वो गौरक्षक। और मोदी जी ने उनको गुंडा बता दिया। देखो हल्द्वानी के 4-5 लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो गाय को बचाने। मैं आपको बताऊं, ये जब मोदी जी नए नए आए थे तो अगले कुछ 1-2 वर्षों में शायद 15-16 के आसपास ही उन्होंने एक बड़ा मजमा एक लगा हुआ था स्टेज कहीं पर, तो वहाँ वो एड्रेस कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने गौरक्षकों को गुंडा बता दिया। बताइए। और मेरे संपर्क में कितने सारे गौरक्षक हैं, उन सबके दिल टूट गए, सबके चेहरे बुझ गए। उन्होंने कहा यार ये तो हमारा, हम तो सोचते थे ये हिंदुत्ववादी है, हमको ही गुंडा बता दे रहा है। भाई साहब मुझे आज भी वो दिन याद है जब अंकिता भंडारी हत्याकांड में हम हल्द्वानी बाजार को बंद करने के लिए एक दिन पहले बाजार भ्रमण किया कि सारे लोग कल बाजार बंद करेंगे। हमारे बीच में व्यापार मंडल के अध्यक्ष लोगों ने भी अगले दिन कहा कि हम बाजार बंद कराएंगे और आपके साथ भी होंगे। और आज मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी गायब थे, उस दिन हमारे साथ नहीं थे। और बाजार के काफ़ी बनिए, जो कुछ लोग पगड़ी पहने होते थे, कुछ लोग टोपी पहने हुए थे, है ना, इन लोगों ने, और कुछ लोग बगैर टोपी के भी थे, इन लोगों ने हमसे कहा भाई हमारी दुकान के शटर को हाथ मत लगाना, FIR कर देंगे। और जितने हम कुल लोग थे उससे तिगुने पुलिस हमारे पीछे थी और कह दिया कि भाई हम नहीं मानते, जो हो रहा होगा वहाँ हो रहा होगा। तो ये बताइए ना, तब जब ये भीड़ तब कहाँ थी? राज्य की बच्ची, पहाड़ी बच्ची, पहाड़ी हिंदू है, ये पहाड़ हमारे बाप का यार, हम लोगों ने अपना खून पसीना बहा के इस राज्य को बनाया है, शहादतें दे रखी है। और इस राज्य में हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे लोग ही उस अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। और जब धर्म विषय, जाति विषय, पार्टी विषय की बात आती है तब जो है लड़ मरने के लिए अराजकता करते हैं। मैं यदि आपका ब्रेन वॉश कर दूं उसके बाद आपका व्यवहार क्या होगा? आप तो ज़ॉम्बी बन के ही काम करोगे। वो बात है, ब्रेन वॉश किसका होगा भाई? जो आप ब्लेम ले रहे हो कि हमारे ही लोग काम नहीं करते हैं, भाई हमारा ब्रेन वॉश हो रखा है, तो ब्रेन वॉश किसका होगा भाई? हमारे जनता का, हमारे लोगों का। ब्लैक मैजिक किसके ऊपर? ब्रेन वॉश कर रखा है, कम समझदार होगा। हमारे लोग अपने आप को पहाड़ी हिंदू कहने में झिझक रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी स्वीकारने में नहीं, वहाँ पर एक बात बताऊँ, वहाँ पर पूरा गड़बड़ हो गया। क्यों? आप समझिए ना। नहीं, क्यों? पहले लोगों ने कहा हम पहाड़ी है, उन्हें हमारी आइडेंटिटी पहाड़ी मान ली। उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना, उन्होंने कहा हम उत्तरांचली हो गए, तो उत्तरांचली हो गए। फिर सरकार आई, उन्होंने कहा तुम उत्तरांचली भी नहीं हो भाई, हटो, तुम उत्तराखंडी हो गए, और उन्होंने कहा हम उत्तराखंडी हो गए। अब लोगों की समझ में नहीं आ रही, हम पहाड़ी है, हम उत्तराखंडी है, हम उत्तरांचली है, तो इट्स मीन हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारी लोगों के बीच में डाल दिया भाई तुम कोई नहीं हो। मैं तो बहुत समय से यही कह रहा हूँ, जो तुम जो कहोगे वो तुम नहीं रहोगे। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये पहाड़ में रहने वाला जो मुस्लिम समुदाय का आदमी है, पहाड़ी मुसैये, वो अपने आप को कहते पहाड़ी मुसैये हम। हाँ, दाजू मिले पहाड़ी छू, पहाड़ी जो हमसे अच्छी कुमारी बोल देंगे, वो गीत गा देंगे। देखे पगड़ीधारी सरदार चड्डा जी, वो पहाड़ में रहते, बोले कि हम पहाड़ी सरदार है। चौकी में बोल रहे थे हमसे बड़ा पहाड़ी कौन है, बता। हम सरदार जी हमें कह रहा है हमसे बड़ा पहाड़ी कौन है। अब जॉर्ज साहब, रॉबर्ट साहब पहाड़ में रह रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो पहाड़ी रॉबर्ट है, पहाड़ी जॉर्ज है, तो वो सब पहाड़ी हो गए। मेरे पास आया था एक, तो हम भी पहाड़ी हो गए। बढ़िया कुमाऊनी में बात करने वाला। नहीं, देखो भाषा की तरफ आप जाओगे, देखो आप अगर अमेरिका जाओगे 2-4 साल रहोगे, भाषा कौन सी बोलोगे? कहाँ बोलोगे? स्पेन जाओगे तो कौन सी भाषा बोलोगे? चाइना जाओगे तो कौन सी भाषा बोलोगे? नेपाल जाओगे तो कौन सी भाषा जाओगे? भाषा तो अपने शब्दों को, अपने जो अंदर के विचार है उसको बयां करने के लिए शब्द होते हैं, और जिस देश में रहोगे, जहाँ रहोगे, वही भाषा आपको बोलना पड़ेगा। तो यही तो कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, भी बनाना पड़ेगा ऐसा, यही कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। जो व्यक्ति पहाड़ी बोल लेता पहाड़ी है, किसने बोल दिया यार? ये समझ लेते हैं लोग, मैं यही पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। एक ने कहा रामनगर का जो चेयरमैन है वो बहुत बढ़िया पहाड़ी बोलता, पहाड़ियों से भी अच्छा पहाड़ी बोलता। अरे भाषा अलग चीज है दोस्त, यही भाषा बिल्कुल यही तो पॉइंट है जो लोग समझते नहीं है। भाषा तो जो जहाँ रहेगा उसको भाषा है। मेरे साथ के बहुत सारे लड़के बड़े अच्छे स्पेनिश बोलते हैं, बहुत अच्छी जर्मन बोलते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा लगता है कि ये अभी अभी अमेरिका से आया हुआ का, वो दूसरी इंग्लिश बोलते हैं ना, वो अंग्रेजी भी नहीं बोलते, वो वहाँ की इंग्लिश बोलते हैं, एक्सेंट से बोलते हैं। तो ऐसा क्या वो वहाँ के हो गए? वो नहीं भाई, जॉब करने के लिए गए थे, सीखना था उनको, सीखा उनने। तो ये चीजें हमें अपने समाज को बतानी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं हम पहाड़ी हिंदू भाई। अब ये बताइए कौन सी सदी में ये अग्रवाल, ये गुप्ता, ये सक्सेना, जिनको हम बाहरी कहते हैं, ये पैदा होने लग गए पहाड़ में? कौन से युग से जो है ये जॉर्ज वगैरह हमारे पहाड़ में पैदा हो गए? हम इतिहास लेके आ जाएंगे कब ये आए थे।
और कब से ये मुस्लिम हमारे यहाँ 1815 कब से ये में मुस्लिम अंग्रेज हमारे आए यहाँ थे, पैदा होने लग गए? अंग्रेजों ने पहला धर्मांतरण के लिए मिशनरी स्कूल खोले हैं। भाई साहब सुनिए, तो वहां से ये जो बच्चे हमारा पढ़ के राज्य निकले, है, ये हमारा राज्य, हाँ, हमारा जो राज्य है ये पहाड़ी राज्य है, हिमालयी राज्य है। यहाँ साक्षात शिव है, हम शिव के गढ़ हैं, समझ रहे हो। शंकराचार्य जो आज केदारनाथ में बवाल काट रहे ना, ये वो शंकराचार्य जी ने स्वयं यहाँ जब किया तब किया है। शंकराचार्य का हमने नाम लिया। मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, ये जो हमारे राजनीतिक दल है, इन्होंने कई फर्जी शंकराचार्य छोड़ रखे हैं समाज में। देखिए वो अपने लोगों को राजनीतिक हित साधने के लिए बनाने के लिए काम करते हैं, मगर एक्चुअल जो बात कर रहा था, हाँ। तो देखिए ये जितने भी हमारे पहाड़ में हमारी कुल देवियाँ है, चाहे वह धारी देवी, कुष्मांडा देवी, हमारा नंदा देवी, हमारे भगवती देवी, कोटगाड़ी देवी, ये सब हमारे पितृ देवियाँ हैं, हमारे घरों में पैदा हुई है ये। हमारे न्याय के गोलजू देवता हमारे दादा परदादा है वो। तो हमारे यहाँ हमारे कुल में तो देवता पैदा होते हैं, इसलिए हम अपने आप को कहते हैं हम पूजनीय लोग हैं। ये उपासक है जो सर झुकाने के लिए यहाँ आते, यहाँ आके कुकृत्य करके हमें बर्बाद, हमारे संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे अस्मिता पे बर्बाद नहीं कर रहे, लूट रहे हैं। तो लूट रहे हैं। तो हमारा मानना, हम अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं कि भाई इस बात को मानिए, हम जो है पहाड़ी हिंदू है, ये हमारी विभिन्न अलग। अरे बताइए ना, भिटौली कौन देता है? कि बाहरी लोग हमारे पहाड़ में आके कहते हैं हम पहाड़ी भिटौली देते हैं क्या? ये पहाड़ी हिंदू देते हैं। हरेला कुलदेवी मनाते हैं, हरेला मनाते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे सांस्कृतिक त्यौहार है हम मनाते हैं। भाई क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ यार तुम? देखिए हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है, हमारी भाषा बिल्कुल अलग है। करेक्ट। यहाँ पर एक गलती ये हो रही है कि राजनीतिक पार्टियां इस राज्य में राष्ट्रीय है, इसलिए वो राष्ट्रीय नीति हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। बोले कि तू हिंदू है, बोल कौन सा पहाड़ी हिंदू? पहाड़ी हिंदू कुछ नहीं होता है, ये हिंदू को तोड़ने की बात कर रहे। नहीं, तू पहाड़ी हिंदू नहीं है, तू हिंदू है। अरे की बात है, गंदा हिंदू है, हम तो हिंदू नहीं है, हम पहाड़ी हिंदू है भाई। अरे यही पार्टी आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर में पहाड़ी हिंदू को रिकॉग्नाइज करती है, और इस टर्म को रिकॉग्नाइज करती है गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। और एक बात बता दूं आपको, रिजर्वेशन है उनको। और यहाँ ये भाजपा वाले हमको कहते हैं भी पहाड़ी हिंदू क्या होता है। अरे आपने कश्मीर का नाम ले लिया, मैं आपको डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप कश्मीर का नाम लिया आपने ना, कश्मीर में तो साफ कहा भाई ये पहाड़ी हिंदू का वोट किसको जाएगा, कौन जीतेगा इनके दम पे। मैंने शेयर किया था सोशल मीडिया पे। ये कहते हैं कि बीजेपी वाले ने उत्तर नहीं दिया कि कश्मीरी ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी पंडित उनकी आइडेंटिटी हो गई, पहाड़ी हिंदू हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये क्या मजाक है भाई? हमारे यहाँ ये कहते, इनके ये जाते बाजार अपनी घरवाली से कहते पहाड़ी आलू ले आना, पहाड़ी राजमा ले आना, पहाड़ी ककड़ी ले आना, तो पहाड़ी घी ले आना। तो सब चीज पहाड़ी है, तो हम पहाड़ी हिंदू क्यों नहीं भाई? मतलब दाल भात खिचड़ी वो इसलिए नहीं है, कहते हैं ये फल ककड़ी और ये सब्जी के बराबर हम नहीं है। हमारे को ये रिकॉग्नाइज अभी आजकल इसलिए नहीं करते हैं, वो कह रहे क्योंकि हमारी जो औकात है ना, वो इन्होंने पहाड़ी आलू 40 रुपए किलो बिकता है, उससे भी कम सोचते हैं। और ये कह रहे पहाड़ी बकरा है, हम दुकान में जा रहे हैं पहाड़ी बकरा है। मतलब यार क्या मजाक करो, हम पहाड़ी हिंदू। मैं बता तो रहा हूँ, हमारी औकात ये समझते ही नहीं है कुछ। देखो साई जी, हम लोग हमें 40 रुपए किलो से भी नीचे का समझा जा रहा है। होगा हमारी आइडेंटिटी पहाड़ी हिंदू है। इस राज्य में 85% से ऊपर हम पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी हिंदू लोग हैं। जो बचे हुए लोग हैं, इन लोगों को हम बता देना चाहते हैं भाई इस राज्य में आओ, खाओ, मौज करो, कोई इशू नहीं है, मगर यहाँ के रीति रिवाज को देखते हुए यहाँ के संसाधनों में लूट मत मचाइए, यहाँ की संस्कृति का अनुपालन करिए। हम तो अपने पहाड़ी हिंदुओं को जगाएंगे भाई, 6 महीने में जगेंगे, 1 साल के बाद जगेंगे, 2 साल के बाद जगेंगे जरूर। लंबी लड़ाई है पर लड़ेंगे। अन्याय हम लोगों के साथ अब लगातार हो रहा, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए इस भ्रम को, इस आइडेंटिटी क्राइसिस को तोड़ेंगे। जय पहाड़ी हिंदू। पहाड़ी हिंदू जिंदाबाद। जय जय पहाड़ी हिंदू।